तो करंट जी के बाईसियाग चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं जून 2022 अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। जून महीना है और हमने पीछे जनवरी से लेकर मई तक की जितनी भी करंट अफेयर की क्लासें थी वो कर ली थी। उम्मीद है आप सबने देख ली होगी। तो क्रोनोलॉजी के जो संपादकीय पृष्ठ पर जो आता है लेख है, उस लेख में कुछ शानदार पंक्तियाँ थी, वो एक बार मैं दोहराना चाहूँगा आप सबके लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा चल निकलेगा। तो ये पंक्तियाँ उन सभी मेहनतकश नौजवानों के लिए जो अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास को सफल बनाया है 3 बेटियों ने, बहनों ने। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनका प्रयास ही नहीं है, बल्कि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इंडिया का सबसे टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम है आईएएस का, उसमें इन लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा है। तो श्रुति शर्मा फर्स्ट रैंक होल्डर है, अंकिता अग्रवाल सेकंड है, थर्ड है गामिनी सिंगला पंजाब से। ये ठीक है, श्रुति शर्मा बिजनौर से, अंकिता अग्रवाल बिहार से और गामिनी सिंगला पंजाब से। शायद 2013 या 14 के एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आया था कि आईएएस में टॉप किसने किया है, तो इसीलिए मैंने ये बताना उचित समझा। और राजस्थान से अगर बात करें तो हिंदी के टॉपर जो हैं 18वें नंबर पर रवि कुमार सिहाग, गंगानगर के निवासी है ये, इन्होंने टॉप किया है। ठीक है, तो ये भी आपको राजस्थान की दृष्टि से याद रखना है। और लड़कियों का तो ज़माना है और एजुकेशन में आगे भी हैं और बधाई के पात्र है, आगे क्यों ना हो। दिन रात उनकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और हम अगर इस मीडिया का उपयोग भी अच्छे से करना सीख जाएं तो हम भी इसको कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहले विश्व के सर्वाधिक 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2022 की लिस्ट। तो वर्ष 2022 की लिस्ट में ये जो जारी की जा रही है वो 1999 से जारी की जा रही है, और अभी 2004 से वार्षिक आधार पर लगातार जारी हो रही है। ये सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट है। इसमें 3 भारतीयों का नाम आया है। एक तो है खुरेम परवेज़, जो कश्मीर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। दूसरे हैं करुणानंदी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है। तीसरे हैं गौतम अडानी, जो उद्योगपति है अडानी ग्रुप्स के। तो इन 3 भारतीयों का नाम याद रखना है जो विश्व के सर्वाधिक 100 प्रभावशाली व्यक्ति हैं। टाइम पत्रिका की 2022 की लिस्ट में इन्होंने स्थान पाया है, खुरेम परवेज़, करुणानिधि और गौतम अडानी। अगर हम ऑल ओवर हमेशा की बात करें तो शी जिनपिंग जो है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अब तक 13 बार टाइम पत्रिका में नाम आ चुका है। शी जिनपिंग का 13 बार, और 11 बार आ चुका है ओपरा विनफ्रे का। और ये कलाकार है ओपरा विनफ्रे, टीवी होस्ट कलाकार थी यूएसए की, और बराक ओबामा जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन दोनों का 11-11 बार नाम आ चुका है। तो अगर प्रश्न ये आता है, मान लो कि टाइम पत्रिका में सबसे ज़्यादा नाम किसका आया है, तो शी जिनपिंग का आया है। ठीक है, 13 बार आया है। वैसे भी साम्यवादी कंट्री है और शी जिनपिंग लंबे समय से शासन करते आ रहे हैं, तो रेडिकल और या फिर अगर हम कहें तो तानाशाही प्रवृत्ति चाइना है, तो इनका नाम आएगा ही। प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट है तो प्रभावशाली है ही शी जिनपिंग। भारत के अगर प्रभावशाली व्यक्ति बात करें तो खुरेम परवेज़, करुणानिधि और गौतम अडानी। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत व्यापार समझौता, IPEF अर्थात इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये कब आया था? ये लाया गया पहली बात तो यूएसए के राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा। ये अभी क्वाड का जो चौथा सम्मेलन हुआ था उसमें आया था। सम्मेलन हुआ था मई 2022 में। और इस IPEF समझौते पर, फ्रेमवर्क पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, ये प्रश्न बनेगा। पहला तो इसका नाम याद रखना है, IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, और इस पर 13 देशों ने सहमति जताई है। ये आया किसके विकल्प में है?
ये एक ट्रंप महोदय ने दिया था, पहले के जो राष्ट्रपति थे ट्रंप, उन्होंने दिया था ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, उसका ही एक विकल्प है, एक प्रकार है उसका ये। ठीक है, तो ये याद रखना। ये क्वाड शिखर सम्मेलन में IPF आया था और क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था अभी हाल ही में, चौथा समिट आयोजित किया गया था। तो क्वाड समिट के बारे में पहले है कि क्वाड का पहला समिट जो हुआ था वो 2021 में वर्चुअल हुआ था मार्च में, दूसरा हुआ था सितंबर 2021 में वाशिंगटन DC में, तीसरा हुआ था मार्च 2022 में जो वर्चुअल हुआ था, और चौथा अब हुआ है मई 2022 में टोक्यो में आयोजित। ये प्रश्न बनेगा, टोक्यो में आयोजित किया गया, ठीक, जापान की राजधानी है टोक्यो। और अगर क्वाड का विचार किसने दिया ये पूछा जाए, 2007 में शिंजो आबे ने दिया था। 2007 में क्वाड पे दोबारा सहमति बनी मनीला आसियान की बैठक में, और तब से क्वाड का ये सम्मेलन हो रहा है। दूसरा वर्चुअल सम्मेलन था, चौथा वैसे सम्मेलन था। ठीक है, सॉरी दोबारा बोल रहा हूँ, दूसरा तो ये आपका व्यक्तिगत सम्मेलन था और चौथा ये सम्मेलन है। टोटल 4 सम्मेलन हो चुके हैं ये। और आपको राष्ट्रपतियों के नाम याद रहने चाहिए। USA का जो बाइडेन है मुख्य, जापान का फूमियो किशिदा है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी बने थे एंथनी एल्बनीस, इनका भी नाम चर्चा में रहेगा। इंडिया के नरेंद्र मोदी जी है। तो ये था क्वाड। और क्वाड की जो महत्वपूर्ण प्रगति थी, तो यहाँ पर एक क्यू-चैम्प नाम का प्रस्ताव लाया गया था। क्यू-चैम्प, क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज। ठीक है, आपको याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। क्यू-चैम्प याद रखना। याद रखने का एक क्वाड फेलोशिप लाई गई चौथे सम्मेलन में। क्वाड फेलोशिप दी जाएगी क्वाड देशों के विद्यार्थियों को, और ये 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। 100 छात्रों को प्रतिवर्ष दी जाएगी USA के द्वारा क्वाड फेलोशिप। और एक क्वाड देशों द्वारा लाया जाएगा क्वाड सैटेलाइट डाटा प्रोटोकॉल। ये क्वाड सैटेलाइट डाटा प्रोटोकॉल अच्छा कदम है। इसे एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो हिंद प्रशांत सागर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर सैटेलाइट से जहाज़ों पर निगरानी रखी जाएगी। तो एक तरह से चाइना पर निगरानी रखने के लिए है, एक तरह से जासूसी टाइप मान लो आप। ठीक है, क्वाड सैटेलाइट डाटा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है जापान इंडिया एसोसिएशन, GIA। ये क्यों चर्चा में, क्योंकि मोदी साहब जब टोक्यो जापान में बैठक करने गए क्वाड की, तो उस समय GIA बैठक को भी इन्होंने संबोधित किया था। GIA बैठक जापान इंडिया एसोसिएशन है, इसका पूरा नाम 1903 में बनी थी। और इसके जो GIA के अध्यक्ष है यासुहिरो मोरी, उनके साथ मोदी जी ने बैठक की। GIA के नेक्स्ट जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे इसके नेक्स्ट होंगे, जो पहले प्रधानमंत्री थे जापान के, वो GIA के अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, ये पुराना संस्था है जापान इंडिया एसोसिएशन, 1903 में ही बनी गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है GIA क्या है। और इसकी बहुत सारी राजस्थान में भी परियोजनाएं चलती है, इसीलिए आपके नाम आपको पता होना चाहिए GIA क्या है, क्योंकि राजस्थान की जितनी विकास परियोजनाएं चलती है उनमें GIA की भागीदारी होती है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र, जो स्थापित किया गया माउंट एवरेस्ट पर। किसके द्वारा? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा। 8,830 मीटर ऊंचा स्थापित किया गया है और 2025 तक ये संचालित हो जाएगा। बाद में ये कुछ साल नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी चलाएगी, बाद में ये नेपाल सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पहले इसका उपयोग नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी करेगी। नेक्स्ट है PM मोदी की 3 देशों की यात्रा हुई 2 से 4 मई 2022 को। तो 3 देशों की यात्रा पर गए, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम को मोदी जी ने समेट लिया। पहले तो ये गए जर्मनी में जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मिले। छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श की अध्यक्षता की, वहाँ पर हरित व सतत विकास को लेकर समझौता हुआ। एक व्यापार गोलमेज सम्मेलन को भी मोदी जी ने संबोधित किया। नेक्स्ट इनका प्रस्थान था डेनमार्क में। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क के जो PM हैं, वहाँ पर इन्होंने भारत डेनमार्क व्यापार मंच को संबोधित किया। फिर एक भारत और नॉर्डिक देशों का शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, नॉर्डिक देश में ये आते हैं, पढ़ लेना, कोपेनहेगन, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनके सम्मेलन को भी संबोधित किया था। 4 मई को जो हुआ था ये सेकंड सम्मेलन था, सेकंड समिट था भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का। पहला 2018 में हुआ था स्टॉकहोम में, और यहाँ पर जो समझौता किया गया वो ब्लू इकोनॉमी को लेकर किया गया। नेक्स्ट है 4 मई को ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले, जहाँ पर साइबर सुरक्षा व डिजिटल प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता किया गया।
नेक्स्ट है नाटो साइबर रक्षा में शामिल होने वाला प्रथम एशिया देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया। नाटो की एक साइबर समूह है अलग से, जिसका नाम है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, इसमें 2008 में इसकी स्थापना होती है। 32 इसमें कुल देश हैं, 27 तो नाटो के हैं, 5 गैर नाटो हैं। और इसमें एशिया का पहला राष्ट्र है जो शामिल हुआ है, वो है दक्षिण कोरिया। 5 मई 2022 को शामिल हुआ है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची। मेसी पहले नंबर पर आया है। फॉरवर्ड्स की ये लिस्ट है। मेसी पहले नंबर पर है, $130 मिलियन। फिर लेब्रॉन जेम्स, फिर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है भारत एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाए। ये क्या है भाई संस्था? इसकी संस्था की स्थापना 1998 में हुई थी। जो आपकी ये याद रख सकते हो, चुनाव आयोग के जो एशिया के जितने भी चुनाव आयोग है उन सब को मिलाकर एक एशियाई चुनाव आयोग जैसी संस्था बनाई गई है। 2014 और 16 में पहले भी भारत इसका अध्यक्ष रहा था और वर्तमान में 2022 से 24 2 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा से अध्यक्ष बनाए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। फिर है रामनाथ कोविंद की जमैका और सेंट विंसेंट और ग्रेनाडीज की यात्रा। सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीज की यात्रा, कैरिबियाई देश है ये जमैका और सेंट विंसेंट। जमैका को राजनयिक प्रशिक्षण दिया जाएगा भारत के द्वारा। ये समझौता हुआ है, MOU साइन किया गया है। और भारत का जो राजनयिक प्रशिक्षण केंद्र है वो है सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। और इसके अलावा रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति ने जमैका की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित किया। फिर गए वो सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीज, यहाँ के सदन को भी संबोधित किया। और यहाँ की एक रोड जिसका नाम रखा गया है इंडिया ड्राइव। कौन सी रोड है? कोल्डर रोड का नामकरण कर दिया इंडिया ड्राइव। फिर PM मोदी की नेपाल यात्रा को देखो, 16 मई 2020 को गए थे बुद्ध पूर्णिमा को। और ये इनकी पहली लुम्बिनी यात्रा थी। मोदी जी की पहली, नेपाल तो वो काफ़ी बार गए लेकिन लुम्बिनी ये पहली यात्रा की है। वैसे नेपाल की ये 5वीं यात्रा थी। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ है जी 249 ईसा पूर्व का। और लुम्बिनी आपको पता है बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध जी का जन्म प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर बोधि वृक्ष है जिसको जल चढ़ाया था, ये मोदी जी ने भेंट किया था 2014 में। गया से लेकर गए थे इसको, बोधि वृक्ष को। और यहाँ पर मोदी जी ने एक शिलान्यास किया भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति व विरासत केंद्र का। और इसका निर्माण जो किया गया IBC द्वारा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और अन्य समझौता किया गया, लुम्बिनी और कुशीनगर को जुड़वा शहर का दर्जा दिया गया। एक पनबिजली घर का इन्होंने उद्घाटन किया। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में अंबेडकर चेयर का भी इन्होंने उद्घाटन किया। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। ये जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF संस्था द्वारा, जो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है उसके द्वारा। इसमें सर्वोच्च स्थान पर रहे हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे याद रखना, नॉर्वे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सर्वोच्च नंबर। और भारत का जो स्थान है वो था 2022 में 150वां और 2021 में 142वां। इसका मतलब भारत का स्तर गिर रहा है। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। नेक्स्ट है FAO ने विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट जारी की है। इसका द्विवार्षिक प्रकाशन था ये। और ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है FAO द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है रोम में। और लक्ष्य था ग्रीन रिकवरी प्राप्त करना। इसमें क्या था कि विगत 30 वर्षों में 10.34% वन समाप्त हो गए हैं साहब। 1990 से लेकर 2020 तक 30 वर्षों में 10.34% वन समाप्त हो गए हैं। वन जो है पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4.06 बिलियन हेक्टर यानी 31% भाग को कवर करते हैं। पूरे धरती जो है उसके केवल 31% भाग को कवर करते हैं वन। ठीक है, ये कौन कहता है? ये FAO द्वारा जारी की गई रिपोर्ट कहती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के GK की। राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे पहले है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, जिसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ स्वच्छ सर्वेक्षण है जो कब से हो रहा है? 2016 से हो रहा है। ठीक है, 2016 से हैं। और अब की बार वाला जो होगा 2.0 वो 4 चरणों में होगा।
1 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ था ये। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब से स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर 2021 से। और ये 2.0 है, वो पहले 1.0 माना जाएगा। सर्वेक्षण 2023। फिर नीति आयोग ने लॉन्च किया राष्ट्रीय डेटा और एनालिसिस प्लेटफॉर्म, 13 मई 2022 को जारी किया। उद्देश्य था मुक्त व सार्वजनिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म। लोकतंत्रीकरण, संवाद मूलक बनाना, लोकतंत्र को संवाद मूलक बनाना इसका लक्ष्य है। ठीक है, राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का राजीव गांधी हत्याकांड के अभियुक्त का रिहाई का आदेश। किसने दिया है? एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है कि उसको रिहा कर दो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जिक्र बनता है आर्टिकल 142, जो एक सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार होता है, जिसके तहत संबंधित मामले में अन्य कानून लागू न होने पर सुप्रीम कोर्ट कोई भी विशेषाधिकार मिल जाता है कि वो कोई भी आदेश जारी कर सकता है। और आपको पता हो कि आर्टिकल 161 के संबंध में भी इस वाद में निर्णय हुआ है, जिसमें राज्यपाल के समाधान को न्यायिक समीक्षा योग्य माना गया है। ठीक है, राज्यपाल के समाधान की शक्ति को न्यायिक समीक्षा योग्य माना गया है। राजीव गांधी का जो हमला हुआ था उन पर, जिनसे उनकी मृत्यु हुई थी, वो दुनिया का पहला आत्मघाती हमला था जो लिट्टे द्वारा किया गया था। ठीक है, 21 मई 1991 को लिट्टे का पहला आत्मघाती हमला था वो। फिर है टेरर फंडिंग में यासीन मलिक को उम्र कैद की। JKLF वाले हैं ये यासीन मलिक जी, जम्मू कश्मीर के। इनके ऊपर IPC 121 सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, UAPA धारा 17 फंड जुटाना, आतंकवादी गतिविधियों के लिए ये लगाए गए थे आरोप, और इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई है। और इन पे तो चर्चित भी था, इन्होंने शायद लास्ट टाइम में जज से गांधी जी के सत्याग्रह की भी बात की थी, तो जज ने कहा था कि आतंकवादियों को सहायता देने वाले भी गांधी जी का लास्ट में नाम लेने लग गए, तो बचने के लिए सब गांधी जी का नाम लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी। किसने जारी की भाई? आर्थिक सलाहकार परिषद है, विवेक देवराय जिसके अध्यक्ष है, उसने जारी की है। आर्थिक सलाहकार परिषद ने, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। ठीक है, इन्होंने बेरोजगारी दर बताई है 4.8 की 2019-20 में। और इन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि निम्न आय जो है वो सबसे ज़्यादा निम्न आय है वो सब रोज़गार प्राइवेट व्यक्तियों के ये वे निम्न रोज़गार, और इनकी जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा है, 45.78% हिस्सेदारी है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी इनकम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। इस रिपोर्ट से यही आता है निष्कर्ष। फिर है देश का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया पूर्णिया बिहार में। ये आ सकता है भी, याद रखना, देश का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया बिहार में। लागत थी इसकी 105 करोड़। इथेनॉल बनाया जाता, जो कचरा होता है जैविक कचरा फसलों का, उससे बनाया जाता है और पेट्रोल में मिक्स किया जाता है ये। ठीक है, सरकार ने अभी 10% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। फिर विश्व की सबसे बड़ी फिल्म सर्वेक्षण परियोजना शुरू करने की घोषणा की है सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने। अनुराग जी ठाकुर जिसके मंत्री है, इसका बजट रखा है 363 करोड़ का, जिसमें लगभग 2200 फिल्मों का पुनरुद्धार किया जाएगा। जो ब्लैक एंड वाइट पुरानी फिल्में थी उनको, बढ़िया जो फिल्में थी उनका पुनरुद्धार किया जाएगा, 4K में डाला जाएगा उनको, 4K टेक्नोलॉजी है उसमें डाला जाएगा। फिर एक कौशल मंत्रालय व इसरो के मध्य कौशल विकास हेतु MOU सिग्नेचर हुआ है 29 अप्रैल 2022 को। किस लिए? उद्देश्य क्या था? देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण व औपचारिक ढांचा बनाना व प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है भारत व जर्मनी में हरित हाइड्रोजन कार्यबल पर समझौता। किस किस देश में? भारत और जर्मनी में। किस लिए? हरित हाइड्रोजन कार्यबल। ठीक है, इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाने के लिए। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, आने वाला भविष्य हाइड्रोजन पर होगा, तो इसलिए भारत और जर्मनी इसमें सहयोग करेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के दौरान मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि। मृत्यु दर में 6.2% की वृद्धि नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा। फिर है सांबा चर्चित रहा था क्योंकि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला जिला। याद रखना भाई, सांबा जम्मू कश्मीर का
और पूरे ओले और इंडिया का पहला जिला है जिसने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर कर लिया है। फिर है रेड शील्ड सेंटर। ये रेड शील्ड जो है वो एक सेना की डिवीज़न के नाम पर है। सेंटर बनाया गया किस लिए? नीट व जेईई की तैयारी के लिए, मणिपुर सुपर 50 की तर्ज पर, मणिपुर सुपर 50 के नाम से। ठीक है, रेड शील्ड सेंटर बोलते हैं उसको, जहाँ पर बच्चों को नीट व जेईई की तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट है आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। कहाँ पर बनी है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, उड़ीसा सरकार ने बनाई है। फिर है राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला जो स्थापित की गई है हैदराबाद में। अमित शाह जी ने उद्घाटन किया है, गृह मंत्री है, 14 मई 2022 को। ये स्थापित कहाँ की गई है? केंद्रीय फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला के परिसर में ही राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, साइबर अपराध होते हैं जो, ठीक है, उनके लिए साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला। और ध्यान रखना हैदराबाद में है हमारा फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला भी हैदराबाद में, उसी के केंद्र में ही राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला बनाई गई है। अब देखते हैं अंतरिक्ष व रक्षा। इसरो ने गगनयान मिशन हेतु ह्यूमन रेटेड ठोस रॉकेट वाहक का सफल परीक्षण किया है। ये बूस्टर रॉकेट है एक, उसका सफल परीक्षण किया है HS-200 के नाम से 13 मई 2022 को। इस बूस्टर को लगाया जाएगा GSLV Mk 3 में। नेक्स्ट है इसरो लॉन्च करेगा एक मिशन 2024 में शुक्र ग्रह पर, वीनस बोलते हैं, वीनस मिशन लॉन्च करेगा। कब लॉन्च करेगा? दिसंबर 2024 में। क्यों साहब? क्योंकि उस दिन दिसंबर 2024 में वो एक रेखा में आ जाते हैं पृथ्वी और वीनस, तो उसी दिन वो न्यूनतम कक्षा होगी, उस दिन लॉन्च करेगा। अगर उस दिन लॉन्च नहीं कर पाया तो 7 साल बाद मौका मिलेगा, 2031 में दोबारा मौका मिलेगा फिर उससे। इसलिए दिसंबर 2024 में वीनस मिशन लॉन्च करेगा इसरो। ठीक है, और इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथन। फिर एक कंपनी स्काई रूट, स्टार्टअप कंपनी है नागपुर की, उसने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के तीसरे चरण का सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है, ये जो इनका विक्रम फर्स्ट है ये 225 किलोग्राम का पेलोड को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। ठीक है, निजी जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए स्टार्टअप बनाए गए हैं खूब सारे भारत में। तो ये स्टार्टअप बनाया जो स्काई रूट नाम का, इसने अपना एक रॉकेट बना लिया है विक्रम फर्स्ट नाम से। तो पूछा जा सकता है कि विक्रम फर्स्ट कौन सी कंपनी का है? स्काई रूट कंपनी का है। फिर बात करते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी की। तो 2 नए युद्धपोत शामिल किए गए हैं, एक तो INS सूरत और एक INS उदयगिरी। बनाए किसने? मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मुंबई ने। ये फ्रंट लाइन युद्धपोत है जो आगे होकर लड़ाई करते हैं। तो पहले बात करते हैं ये INS सूरत की। INS सूरत जो है वो प्रोजेक्ट 15B के तहत बना है। INS सूरत है 15B के तहत। पहला युद्धपोत जो इसका था वो था INS विशाखापट्टनम, फिर मारमगुआ, इम्फाल, सूरत, ये चौथा होगा। ठीक है, अब जो बनाए वो सूरत है, ये उसके पहले आए थे INS विशाखापट्टनम, मारमगुआ, इम्फाल, इन दोनों का तो ट्रायल चल रहा है, ये शामिल हो गया। तो ये युद्धपोत है, ये मिसाइल विध्वंसक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट एक है उदयगिरी जो अब शामिल हुआ है, ये स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, ये भी एंटी एयर मिसाइलों से लैस होता है, ब्राक मिसाइल इसमें लगी होती है। इसी श्रेणी का पहला था नीलगिरी और अब हुआ है उदयगिरी, और आएंगे हिमगिरी नाम का, इसे शिवालिक क्लास बोलते हैं, शिवालिक क्लास के नाम से। ठीक है, तो इन दोनों में ये तो युद्धपोत है, ये फ्रिगेंट है, स्टील्थ फ्रिगेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 2 है INS सूरत और INS उदयगिरी, ये 2 का ध्यान रखना भाई, INS सूरत और उदयगिरी। एक बना 15B के तहत, एक बना प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट है नेवल एंटीशिप मिसाइल, जिसका DRDO ने परीक्षण किया है नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग 42B से। ठीक है, नेवल एंटीशिप मिसाइल बनाई है स्वदेशी। तो फिर है INS विक्रांत, ये अगस्त 2022 तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये, स्वदेशी विमान वाहक पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की एक और उपलब्धि है कि ये कोचिन शिपयार्ड जो है वो हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक पोत का विकास करेगी। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड क्या करेगी? हाइड्रोजन आधारित इलेक्ट्रिक पोत का विकास करेगी।
इस बार 2 ही वीडियो डालूँगा ये, एक में तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन सब कुछ हो जाएगा और एक में टोटली राजस्थान होगा। ठीक है, तो इसमें सारी क्रोनोलॉजी का जो करंट जीके सारे मुख्य मुख्य जो चीज़ें, हालांकि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, सारी चीज़ें समेट ली है। तो याद करने लायक तो यही बनते हैं, बार बार इनको रिवाइज करते रहेंगे तो इससे ये याद हो जाएगी। और ऐसे मत सोचा करो कि याद नहीं होती, एक बार पढ़ लेने पर हर चीज़ दिमाग में आ जाती है। हाँ, उसको दोहराने पर और ज़्यादा वो कंठस्थ हो जाएगी। तो एक बार अब पढ़ लो, तो एक बार एग्ज़ाम टाइम के लास्ट में पढ़ लिया करो करंट जीके में तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार। 75वां कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, रूबेन ओस्टलुड इसके निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला डिसीजन टू लिव, दक्षिण कोरियाई फिल्म थी ये, पार्क चान वुक को। अभिनेता का पुरस्कार मिला दक्षिण कोरियाई सोंग कांग हो को। आजकल दक्षिण कोरिया की मूवी खूब तरक्की कर रही है। फिर अभिनेत्री का पुरस्कार मिला ईरानियन ज़ाहिरा अमीर इब्राहिमी को, मूवी थी होली स्पाइडर। और भारत के लिए ये ज़रूरी क्यों है? भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है कि भारत को इसमें पहली बार कांस फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो होता है पेरिस में, इसमें पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का पुरस्कार मिला। ये पूछा जा सकता है अपनी, कंट्री ऑफ ऑनर किसको बनाया गया? कांस फिल्म महोत्सव में भारत को बनाया गया और पहली बार किसी देश को ये सम्मान मिला है। और भारत ने अपने पवेलियन की जो थीम रखी थी वो रखी थी इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड, द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। और भारत की ही दीपिका पादुकोण कांस फिल्म महोत्सव में ज्यूरी में शामिल थी और एक चर्चा में भी रहे थे। बताइए भारत के कौन से संगीतकार या राजस्थानी कलाकार जो हैं वो इस सम्मेलन में भाग लेते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आंसर नहीं बताऊंगा। चर्चा में रहे थे काफ़ी, इन्होंने सॉन्ग भी गाया था। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ पुरस्कार किसे मिला है? गीतांजलि श्री को। किसके लिए? रेत समाधि के लिए, टॉम्ब ऑफ सेंट। और इनको किसके लिए, किसके साथ मिला? अनुवाद किया था इनका डेजी रॉकवेल ने। 50,000 पाउंड की राशि मिलेगी दोनों को संयुक्त रूप से। फिर पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता का प्रसिद्ध पुरस्कार है, यूएसए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है पत्रकारिता में, साहित्य में, ड्रामा, संगीत आदि में। तो इनका एक मेहनत होता है जनसेवा का पुलित्जर, वो तो मिला द वाशिंगटन पोस्ट को। और भी खूब श्रेणियों में मिलते हैं, लेकिन फोटोग्राफी में जो मिला वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फोटोग्राफी में मिला था अदनान आबिदी को, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। ये अफ़गानिस्तान में गोली के शिकार हुए थे तालिबानियों के। तो दानिश सिद्दीकी, अमित दवे, सना इरशाद मट्टू, ये फोटोग्राफर हैं तीनों चारों ही, चार हैं ये, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे, दानिश सिद्दीकी। इनको पत्रकारिता का सर्वोच्च पुलित्जर पुरस्कार मिला है भाई। पत्रकारिता का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर। तो ये फोटोग्राफी के लिए मिला था। राइटर्स के पत्र ये राइटर्स के हैं फोटोग्राफर। फिर है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, ये दिया गया 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस पर। डॉक्टर सिंधिया रोशनजवेग, यूएस से नासा साइंटिस्ट है ये। फिर है टेम्बल्टन प्राइज़ जो दिया गया फ्रैंक विलजेक को। इनको पहले नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो टेम्बल्टन प्राइज़ जो है वो किसको दिया जाता है? जो विज्ञान प्लस अध्यात्म में योगदान देता है और जीवित व्यक्ति को दिया जाता है। पहला टेम्पल्टन प्राइज़ मिला था मदर टेरेसा को भारत में। फिर मिला सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1975 में। फिर मिला बाबा आमटे को 1990 में। फिर पांडुरंग शास्त्री अठावले को 1997 में। 4 व्यक्तियों को मिला है भारत के टेम्पल्टन प्राइज़। फिर है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार मिला था गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को, MB बोलते हैं शॉर्ट में इसको, ठीक है। फिर एक है CB कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अजय पिरामिल को। और इसमें अगर देखें तो CB सबसे बड़ा होता है, फिर OB होता है, फिर MB होता है। 3 श्रेणी होती है ये कमांडर ऑनरेरी मेंबर। तो इनको ध्यान रखना, ये ब्रिटिश महारानी देती है। नेक्स्ट खेल में देखते हैं। खेल में सबसे पहले चर्चित रहा था IPL 2022 जिसका विजेता था गुजरात टाइटंस।
गुजरात और राजस्थान के बीच फाइनल खेला गया था। कप्तान गुजरात का था हार्दिक पांड्या, कोच था आशीष नेहरा। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला हार्दिक पांड्या को फाइनल में। फिर कुछ पुरस्कार खूब सारे मिले थे जोन्स बटलर को। कौन कौन सा मिला ये ध्यान रख लो। प्लेयर ऑफ द सीरीज, फिर मूल्यवान खिलाड़ी, ऑरेंज कैप, गेम चेंजर ऑफ द सीज़न, सर्वाधिक सिक्स लगाने का, फिर पावर प्लेयर ऑफ द सीज़न, मतलब पावर प्ले में जो खेलता है, पावर प्लेयर ऑफ द सीज़न। तो जोन्स बटलर चर्चित रहा था भाई। 17 मैच 863 रन इन्होंने बनाए बटलर ने। 17 मैच 863 रन। इसके अलावा देखो आईपीएल का ये 15वां संस्करण है। 74 मैच हुए थे। 26 मार्च से 29 मई तक चला था। कुल 10 टीमों ने भाग लिया। इनाम था इसमें फाइनल का 20 करोड़ का, और उपविजेता का मिलेंगे 12.5 करोड़। पर्पल कैप रहे थे युजवेंद्र चहल, 27 विकेट लिए 17 मैचों में। राजस्थान रॉयल के प्लेयर हैं ये। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन उमरान मलिक। फेयर प्ले राजस्थान रॉयल और गुजरात। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक। क्या स्टोरी है दिनेश कार्तिक की, शानदार स्टोरी रही थी। एक दिन पढ़ने का मौका मिला, मुझे पहली बार पढ़ा, लोगों ने बहुत पढ़ रखा था इनके बारे में। दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं। इनको टाटा पंच भी मिली, जो सुपर स्ट्राइकर होता है उनको टाटा पंच भी मिली दिनेश कार्तिक को। ठीक है, संघर्ष होना चाहिए ऐसा दिनेश कार्तिक जैसा। फिर है U9 अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी 2021-22। हरियाणा और मुंबई के बीच में कौन जीता? हरियाणा जीता। फिर चेसेबल सनवे फॉर्मेटेरा चेस ओपन 2022 स्पेन में आयोजित की गई। इसके विजेता थे भारतीय डी मुकेश, शतरंज के खिलाड़ी है डी मुकेश। देखो ये चेसेबल सनवे फॉर्मेटेरा चेस ओपन 2022 बहुत चर्चा में रहा था न्यूज़पेपर में, डी मुकेश। और एक खिलाड़ी आता है आर प्रज्ञानानंद, 16 वर्षीय, भारत का शतरंज मास्टर। ये प्रतियोगिता हुई थी चेसेबल मास्टर ऑनलाइन रैपिड शतरंज। ठीक है, डी मुकेश ने जीता सनवे फॉर्मेटेरा, ये जगह का नाम है सनवे फॉर्मेटेरा स्पेन में। तो एक तो चेसेबल सनवे फॉर्मेटेरा चेस ओपन प्रतियोगिता थी, और एक है रैपिड शतरंज टूर्नामेंट। तो रैपिड शतरंज टूर्नामेंट जो था उसमें फाइनल हुआ था चीन के डिंग लिरेन और आर प्रज्ञानानंद के बीच में। डिंग लिरेन जीता था, लेकिन प्रज्ञानानंद ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि काफ़ी चर्चित रहे थे। एक तो इनका प्रदर्शन था कि 5वें दौर के राउंड में इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, जो विश्व वर्ल्ड विजेता था। और फिर क्वार्टर फाइनल में एक और था वेई यी, इनको हराया। वेई यी इनको हराया था, ये भी काफ़ी चर्चित खिलाड़ी थे। तो आर प्रज्ञानानंद ने काफ़ी धमाल मचाया था, हालांकि जीत नहीं पाए थे। लास्ट का विनर था डिंग लिरेन, लेकिन फाइनल उप विजेता रहे थे ये। फिर है प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2021-22 30वां संस्करण आयोजित किया गया, और इसके चैंपियन थे मैनचेस्टर सिटी। नेक्स्ट है UEFA यूरोप फुटबॉल लीग, इनके थे आइगाट्रेच फ्रैंकफर्ट। संतोष ट्रॉफी के विनर थे केरल और बंगाल के बीच खेला गया, केरल विनर रहा था संतोष ट्रॉफी में। केरल में आयोजित की गई थी ये ट्रॉफी। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा चर्चित और भारत का जलवा बैडमिंटन में पहली बार थॉमस कप जीता था। 2 प्रतियोगिताएं होती है, एक तो होता है थॉमस कप और एक होता है उबेर कप। उबेर कप महिलाओं के लिए होता है, थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है। तो बैडमिंटन की थॉमस कप की विनर रही थी, 32वां आयोजन था ये थाईलैंड में। तो भारत ने पहली बार जीता। किसको हराया? इंडोनेशिया को, जो 14 बार का विनर था इंडोनेशिया, उसको हराया भारत ने। और उबेर कप जीता था दक्षिण कोरिया ने, किसको हराकर? चीन को हराकर। तो ये प्रश्न तो आना ही आना है, ज़रूर आएगा ये कभी ना कभी इन्हीं एग्ज़ामों में, किसी में भी आ जाए चाहे। और थॉमस कप और उबेर कप का आयोजन प्रति 2 वर्ष बाद किया जाता है। फिर है एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन किया गया फिलीपींस में। इस प्रतियोगिता में PV संधू ने कांस्य पदक जीता। विनर था लिन डॉन पुरुष में, और महिला में था सुगजी यून। ठीक है, सुगजी हयून। और इनमें एक थी अश्वनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा की जोड़ी ने महिला युगल में कांस्य पदक जीता। ठीक है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ठीक है, PV संधू चर्चा में रही, कांस्य पदक जीता। अश्वनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने महिला युगल में कांस्य पदक जीता।
तो कांस्य पदक आए थे एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में। फिर चर्चा में है आजकल निखत जरीन मुक्केबाज। 52 किलो वर्ग कैटेगरी में इन्होंने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती, स्वर्ण पदक जीता था। 5वीं भारतीय महिला बनी है जो महिला चैंपियन बनी है। तुर्की में यह आयोजित हुई थी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो 52 kg में तेलंगाना की निखत जरीन ने, मोदी जी के साथ इनकी फ़ोटो भी काफ़ी चर्चा में रही थी। हर किसी खिलाड़ी को प्रोत्साहित करना, भारतीय प्रधानमंत्री और निखत जरीन काफ़ी चर्चा में, तो प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021। इसमें प्रथम रही थी जैन यूनिवर्सिटी, इतना याद कर लेना। सेकंड थी लवली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर। लवली यूनिवर्सिटी भी पंजाब में ही है वैसे। तो ये 3 यूनिवर्सिटी खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आयोजित किए जा रहे हैं अभी। इनका शुभंकर है धाकड़। जून 2022 में ये आयोजन होंगे। तो पहला जो खेलो इंडिया गेम हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, हरियाणा इसका विनर था। दूसरा पुणे में और तीसरा गुवाहाटी में 2020 में। बाद में कोरोना की वजह से हुआ नहीं, अब हो रहा है चौथा हरियाणा के पंचकूला में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और विनर इसकी वजह से हरियाणा ही है, जो नेक्स्ट मंथ की क्रोनोलॉजी में आएगा। और कितने किसको मेडल मिले वो भी देखेंगे। फिर है 2021 के ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स गेम्स जो ब्राज़ील में आयोजित हो रहे हैं। डेफ ओलंपिक्स मूक बधिर गेम बोलते हैं इसको वैसे हिंदी में, मूक बधिर। तो शीर्ष में यह रहा है यूक्रेन। भारत ने जीते 17 पदक, गोल्ड जीते 8, सिल्वर जीता 1, ब्रॉन्ज जीते 8। चीन में होने वाले एशियन गेम को स्थगित किया गया है। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कुछ प्रमुख नाम नियुक्तियाँ। दिल्ली के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं डॉक्टर माणिक साहा, 11वें सीएम। पहले थे विप्लव कुमार देव। सीबीएसई की नई अध्यक्षा बनी है निधि छिब्बर। ठीक है, 1 से 12th 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी सीबीएसई की नई अध्यक्षा निधि छिब्बर। पीएम के निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। भारतीय उद्योग परिसंघ 1895 में बना था, उसके अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने राजीव कुमार। ठीक है, पहले थे सुशील चंद्रा, वो रिटायर हो गए, ये 25वें बने राजीव कुमार। और राजीव कुमार का जो चयन राष्ट्रपति द्वारा किया गया आर्टिकल 324(2) के तहत। और एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 इसके साथ होते हैं, तो टोटल 3 होते हैं। तो 3 में अनूप चंद्र पांडे तो है, एक अन्य, एक की सीट अभी खाली है। और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग पहले 1 सदस्यीय था, लेकिन अक्टूबर 1989 से 1 सदस्यीय से हटाकर बहुसदस्यीय कर दिया। फिर 1 वर्ष रहा, 2 जनवरी 1990 तक पुनः 1 सदस्यीय हो गया, लेकिन 1993 अक्टूबर 1993 से पुनः बहुसदस्यीय कर दिया गया। और अध्यादेश आया था 1993 में, और 1994 में उसे अधिनियम का रूप दे दिया गया। तो 1993 से हम बोलेंगे बहुसदस्यीय वापस हो गया। एक बार 89 में हुआ था, फिर 90 में वापस 1 सदस्यीय, फिर 93 में बहुसदस्यीय। ऐसे याद रखना है आपको। और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। सेकंड टर्म है इनका। ठीक है, मोदी जी ने इनका नाम तो रखा था, कुछ हिंदी नाम रखा था एक सम्मेलन में, चलो देखना कभी। कैटलिन नोवाक हंगरी की राष्ट्रपति है, पहली महिला राष्ट्रपति है हंगरी की। यून सुक योल राष्ट्रपति बने हैं दक्षिण कोरिया के। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति है। एंटोनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के पीएम। ऑस्ट्रेलिया के पीएम बनते ही फिर क्वाड सम्मेलन में गए थे ये। फिर निधन में देखते हैं रमाकांत जी शुक्ल का निधन हुआ है, साहित्यकार हैं, यूपी के। देववाणी परिषद के संस्थापक अध्यक्ष थे, पद्मश्री मिला 2013 में। एंड्रयू साइमंड्स के, खूब बच्चों को पहले क्रिकेट खेलने वालों को साइमंड्स कहा जाता था। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है, 26 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, जिसमें 1462 रन, 198 वनडे, 5088 रन बनाए। यूएई के शेख खलीफा बिन जायद अल नायान का निधन हो गया, अबू धाबी के शासक थे ये। अब इनके पुत्र बने शेख मोहम्मद बिन जायद। बस इतना ही अंतर है, इनका शेख मोहम्मद, इनका बेटा जो अब बना है वो राष्ट्रपति यूएई का, उसका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान। बिन जायद अल नायान पिता के नाम भी था, इसके नाम में भी है। तो शेख खलीफा की तो मृत्यु हो गई है, और शेख मोहम्मद राष्ट्रपति इनके बेटे
दोबारा राष्ट्रपति बन गए यूएई के। फिर है पंडित शिव कुमार शर्मा, भारतीय संगीतकार थे, चतुर्वादक थे, जिनका निधन हुआ है। पद्म विभूषण थे ये, जम्मू कश्मीर के निवासी थे। संतूर को इन्होंने वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। संतूर जो है वो जम्मू का लोकवाद्य है। फिर अब प्रोफेसर भागीरथ त्रिपाठी, वागीश शास्त्री कहा जाता है। पद्मश्री काशी रत्न इनको पुरस्कार दिए गए थे, इनकी भी देहांत हो गया है। फिर चर्चित व्यक्ति कैप्टन अभिलाषा बराक, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर। कामी रीता शेरपा नेपाल की है, 26वीं बार एवरेस्ट फतेह की इन्होंने। प्रियंका मोते, दुनिया की 5 ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही। फिर कुछ दिवस देखते हैं। महाराष्ट्र गुजरात दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1960 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग 2 भागों में बांटकर महाराष्ट्र गुजरात बनाए गए थे, तो 1 मई तो दोनों ही अपने दिवस मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पहले भी बताया था 3 मई को। इस बार की जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। टैगोर जयंती आती है 7 मई को, 161वीं टैगोर जयंती थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं हम 11 मई को, क्योंकि हमने 11 मई को अपनी टेक्नोलॉजी परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था। और इस बार की जो थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस आती है 16 मई को, क्योंकि 16 मई 1975 को ही सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आती है 22 मई को। इस बार की थीम थी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। फिर कुछ बुक्स कर लेते हैं। पहली है द पावर ऑफ बैलेट, ट्रेवल एंड ट्रिम्प इन द इलेक्शन, विपुल महेश्वरी और नीलम महेश्वरी की। ठीक है, ले दे के विपुल महेश्वरी और अनिल महेश्वरी को याद रखना आप। द पावर ऑफ बैलेट, मतपत्र की पावर। मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी, सुधा मूर्ति, अरविंद पनगड़िया, जयशंकर, सदगुरु, नंदन नीलकणी, खूब सारे लोगों ने इसमें लेख लिखे हैं अलग अलग। तो मोदी @20। फिर द मैजिशियन ऑफ माजदा, अश्वनी संगी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स की। डायनेमिक DMIS, डॉक्टर हीरालाल की। द इंडियन वे, स्ट्रेटजी फॉर एन अनकार्टन वर्ल्ड, S जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। द प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सिनोय। ठीक है, ए प्लेस कॉल्ड होम। फिर है अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP, डॉक्टर अनिबव गांगुली और शिवानंद द्विवेदी। फिर लीडर्स, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, 50 फिंगर वो इन्फ्लुएंस इंडियाज़ पॉलिटिक्स। भाई कौन प्रभावित करता है इंडिया की पॉलिटिक्स को? लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स। तो राशिद किदवई पत्रकार हैं, इनकी किताब है ये। नेक्स्ट कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। भारत ड्रोन महोत्सव आयोजित किया गया था 27 मई 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। उद्घाटन किया था PM ने, ड्रोन उड़ाया भी था। गति शक्ति संचार पोर्टल संचार मंत्रालय का है, जिसे बनाया गया NBM मिशन के तहत, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, जो लॉन्च किया गया था 17 दिसंबर 2019 को। गति शक्ति संचार पोर्टल का उद्देश्य है दूर दराज तक ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाना। फिर है आभा मोबाइल ऐप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का। आभा का मतलब होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आभा 14 अंकों का होगा ये यूनिक नंबर, 14 डिजिट का सबका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखेगा इस आभा ऐप में। फिर राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हुआ था केरल में, केरल की विधानसभा में उद्घाटन किया था प्रेसिडेंट ने, और अध्यक्ष थे इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, केरल के राज्यपाल जो है। नेक्स्ट है सेकंड कोविड शिखर सम्मेलन हुआ 2022 में, 12 मई 2022 को वर्चुअल हुआ था। PM मोदी और बाइडेन ने भाषण दिए थे। कुछ और नेता भी थे, G7 के, G20 के, खूब सारे लोगों ने भाषण दिए थे। पहला भी हुआ था 2021 में, 22 सितंबर 2021 को बाइडेन द्वारा बुलाया गया था, और अब का हुआ है सेकंड। फिर निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था 2022 में नई दिल्ली में, 12 से 13 मई 2022 को। इस सम्मेलन में एक त्रैमासिक पत्रिका भी लॉन्च की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, माई वोट मैटर्स। ठीक है, निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन था, जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और 5 राज्यों में चुनाव भी हुए थे, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया। फिर एक UGC ने एक ऐप पोर्टल लॉन्च किया, शोध चक्कर पहल, शोध चक्कर के नाम से। तो
यूजीसी का है शोध चक्र 10 मई 2022 को लॉन्च किया गया। और इसका विकास किया था इन्फेब्लिनेट क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट, ठीक है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट सूचना व पुस्तकालय नेटवर्क है, एक यूजीसी का एक विकास केंद्र है, ठीक है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया था। उद्देश्य क्या है शोध चक्र का, इसमें भी जो शोध करने वाले छात्र होते हैं उनके लिए सुविधाएं दी जाएगी, अपलोड करने, शोध को देखने की, विभिन्न प्रकार की सर्चिंग की, इस प्रकार की। और यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार, ये भी याद रखना, एम जगदीश कुमार को पिछले 2 महीने में बनाया गया था। और यूजीसी की स्थापना तो होती है 28 दिसंबर 1953 को, मौलाना आज़ाद है वो स्थापना करते हैं। और फिर इसको अधिनियम रूप में लाया जाता है 1956 में, संवैधानिक निकाय बना जाता है 1956 में, नवंबर 1956। और ये भी याद रखना सैविधिक निकाय है ये। फिर है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है भाई, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। फिर बोगो सागर क्या है, बोगो सागर नौसेना का अभ्यास है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया ये। और नेक्स्ट वीडियो एक और आएगा जून का, वो होगा केवल राजस्थान का। और आपसे उम्मीद है कि आपको अगर अच्छा लगता है, मेरे प्रयास को प्रोत्साहित करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप टुडे जीके के नाम से सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। धन्यवाद, अपना सहयोग बनाए रखें दोस्तों।